करते, अंधारल्या जगाला दैदिप्यमान करते. परमपूज्य डॉक्टर आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला दीप प्रज्वलित, मेणबत्ती अगरबत्ती लावून परमपूज्य डॉक्टर आंबेडकरांचा तुरंत सर यांना जाऊ द्या. महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात समतामूलक समाज निर्माण करण्यासाठी संविधानिक मार्ग कसा अवलंबावा हे पोटतिडकीने मांडणारे आंबेडकर राईट राष्ट्रीय प्रबोधनकार अशी ओळख मी माननीय जावेद पाशासाहेब राष्ट्रीय प्रबोधनकार यांना अशी विनंती करतो की आपण आपलं अमूल्य असं मार्गदर्शन आम्हाला करावं. राष्ट्र के जन्मदिन की बधाई हो. कल 26 नवंबर राष्ट्र को, लोगों को समर्पित संविधान जिसने भारत नाम का सुंदर देश हमें प्रदान किया, उसकी लाख लाख बधाइयां. महाराष्ट्र के ही नहीं तो पूरे देश के मान सम्मान स्वाभिमान, स्वराज्य संस्थापक 18 पगड़ जातियों के राजा सर्वधर्म प्रिय छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हें इस मंच से अभिवादन करता हूं. तुम्हारे और हमारे क्रांति बाग जिन्होंने बहुजन समाज का आंदोलन सही दिशा में आगे बढ़ाया, इसीलिए जिन्हें बाबा साहब ने अपना गुरु माना, वो हमारे क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी सहकारी माई सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ जिन्होंने अपने बदन पर गोबर झेला, पत्थर झेले, गालियां भी झेली, वो उनकी सहकारी माई फातिमा शेख और उनके खांधे से खांधा लगाकर खड़े रहने वाले भाई उस्मान शेख, इन्हें भी इस प्रबुद्ध मंच से 3 बार सलाम करता हूं. समता केवल शब्द है, प्रत्यक्ष कृति में वो जब तक नहीं उतरती तब तक समता का कोई चित्र और चरित्र समाज में उपस्थित नहीं होता. और समता को नैतिकता के बल पर कभी छोड़ा नहीं जाता. कुछ षड्यंत्रकारी लोग कहते हैं कि जातिवाद तो खत्म हो गया, धर्मवाद तो खत्म हो गया, अब इंसान इंसान बन रहा है, क्योंकि ये सब दिखाई नहीं देता, उसमें नैतिकता आ रही है. समता का व्यवहार नैतिकता पर अगर छोड़ा जाए तो एक सवाल उठता है कि 3,500 साल तक ये नैतिकता कहां मरी हुई थी. 3,500 साल का एक इतिहास है कि इस देश में एक मनुवादी व्यवस्था ने जो सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है, पवित्र ईश्वर के द्वारा प्राप्त ग्रंथ समझा जाता है, उसमें एक ऐसी नैतिकता थी कि जानवर से भी बदतर इंसानों की पहचान करने का आदेश था. तो नैतिकता कभी भी समानता लाएगी, इसका कोई सिद्धांत इस दुनिया में नहीं है. समानता के लिए कानून ही जरूरी है, और जब तक समानता का कानून नहीं बनता, व्यवहार में समानता आती ही नहीं है. ये जिसने पहली बार पहचाना और समस्त पिछड़ों को, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, 50% आरक्षण 1902 में देकर इस देश में कानूनन समता का राज्य स्थापित किया, वो स्वराज्य रक्षक, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, इन्हें भी यहां से जय भीम करता हूं, सलाम करता हूं. ठोकनाड़ मारते हैं लोग कि ये देश अखंड था, अखंड हिंदुस्तान होता, 24 तासाचा दाखला द्या, या 24 तासामध्ये कधीतरी हा देश अखंड होता का? सम्राट अशोकांचा एक कालावधी किंवा त्यानंतर आलेल्या सम्राटांचा कालावधी हा राजेशाहीचा एक प्रारूप आहे, ज्याच्यात विविध संस्थानांचे लोक त्यांचे मांडलिक म्हणून होते, म्हणून एक सीमा मोठ्या होत्या, पण अखंड भारत नावाचा संविधान या देशात उपस्थितच नव्हता. अरे, या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी 600 संस्थानिकांचं राज्य या देशामध्ये होतं. 600 संस्थानिक, मेजर संस्थानिक, और एक भी संस्थानिक का कानून दूसरे से नहीं मिलता था, दूसरे का तीसरे से नहीं मिलता था. संस्थानिकों का प्रवेश एक दूसरे के साथ में नहीं था. युद्धग्रस्त ये देश था. कहां था अखंड भारत?
और जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन इस देश में 197 संस्थानिक हाजिर थे। फिर किसने बनाया इस देश को अखंड? खंड खंड इस देश को अखंड बनाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कानून की जानकारी, अपना राजनीतिक दर्शन इस्तेमाल किया और इस देश को सुंदर नाम दिया भारत। इस देश को सुंदर नाम देकर सारे संस्थान खालसा किए और सामने बैठने वाले से लेकर आखिरी सतह पर खड़े हुए आदमी को भी भारत का नागरिक और मतदान का अधिकार देकर सुंदर भारत के नागरिक बनाने वाले संविधान निर्माता प्रज्ञासूर्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को इस मंच से 3 बार सलाम करता हूं, नमन करता हूं। क्या पहचान थी आपकी और हमारी? कौन थे आप लोग 1947 के पहले? हाथ उठाकर कोई यहां से बताओ तो आप किस देश के नागरिक थे? बताओ, आप में से बताओ, आप में से बताओ। आहे का कोणी माहिती लाल सांगेल एखाद्या देशाचा नागरिक होता? आज हात उचला की भारताचे नागरिक कोण कोण आहेत? काय दिले बाबासाहेब आंबेडकरांनी? उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले इस मंच पर उपस्थित इस प्रोग्राम के अध्यक्ष सम्माननीय शालिक मौलीकर साहब, उद्घाटक चांदेकर साहब, सह उद्घाटक सुरकर साहब, स्वागताध्यक्ष भसारकर साहब, तहसीलदार सम्माननीय शुभम बहाकर साहब, जिन्होंने बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन किया, वो एडवोकेट चटप साहब, फुलझेले जी, देवगढ़े जी, नीतीश देवगढ़े साहब, उद्दर नारनौरे जी, महेंद्र चंदेल जी, हमारे साथ में आए हुए हमारे साथी ताहिरा शेख जी और मंच पर उपस्थित तमाम साथी जिनका नाम लेने में वक्त में जाया नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वे भी खुश हो गए। हर एक का नाम 5 से 10 मर्तबा ले लिया गया है। साथियों, चटप जी ने बहुत अच्छी बात की। हारकर भी जीतना जिसे कहते हैं उसी का नाम डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं। आपने एक उदाहरण दिया, एक केस हारी मासिक की, लेकिन बाद में बाबा साहब जीते। बाबा साहब आंबेडकर को हराया गया मुंबई से, काजोलकर ने हराया। कौन था काजोलकर? इतिहास बार बार दोहराता है, इसलिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आत्मटीका पर जाते हैं। बचो आत्मटीका से, अपने ही समाज पे हमले से बचो, अपने साथियों पे हमलों से बचो। इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है कि अपने लोगों के कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं हासिल होगा। मुकाबले में बहुत बड़ी जंग है, इसलिए अपनी समाज को हिम्मत दो। क्या था तुम्हारे पास और क्या है तुम्हारे पास? बाबा साहब आंबेडकर को स्कूल के बाहर खड़े रहकर शिक्षा हासिल करनी पड़ी, पानी भी नहीं मिलता था। आज एजुकेशन सोसाइटियां तुम्हारे पास में है, रोजी मिलत नव्हती, आज पत संस्थाएं तुम्हारे पास में है। कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास में, फटे हाल थे, गांव के बाहर कुछ नहीं मिलता था तुम्हें। आज बैंक सेक्टर तुम्हारे पास में है। गए होंगे कहीं भी, लेकिन आमदार खासदार तुम्हारे पास में एक सिस्टम का बड़ा हिस्सा बने हो तुम। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रांति प्रतिक्रांति कयामत तक चलती रहेगी, एक के पीछे एक आते रहती है। क्रांती प्रतिक्रांती एकामागून एक येत असते। बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की थांबणार नाही आहे। संविधानाच्या विरोधातील कृत्य आज उद्या संपेल असं समजता का तुम्ही? नाही, ती निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे। प्रश्न फक्त एवढाच आहे की कोण तटस्थपणे उभा राहतो, जो राहिला तो जिंकेल। मनुवादी व्यवस्था जर जिंकली तुम्ही हराल, आणि तुम्ही तटस्थपणे उभे राहाल तर मनुवादी व्यवस्था निश्चितच हारेल। कारण संविधान सौंपत असताना बाबासाहेब आंबेडकर जी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? 1949 का भाषण बहुत सुंदर है बाबा साहब आंबेडकर जी का। अंतिम समय में उन्होंने कहा था उस भाषण के, मैं जैसा चाह रहा था वैसा ये संविधान नहीं है। सम्माननीय महोदय, मैं जैसा चाह रहा था वैसा ये संविधान नहीं है। कानून के जानकार बैठे, लगभग 3000 ऐसे कानून बाबा साहब डालना चाहते थे संविधान में, जो डाल नहीं सके। इसके बावजूद भी बाबा साहब आंबेडकर ये कहते हैं जो दिया है वो संविधान भी इतना ताकतवर है कि इस देश की ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था संसद और विधानसभा में आपकी सहमति के बिना जा नहीं सकती। इतना ताकतवर संविधान मैंने आपको दिया। गेली ना टाळ्या कशाला वाजवता?
एक चर्चा में के एम मुंशी ने कहा था, जो संविधान सभा में डिबेट में बार बार भाग लेते थे, बाबा साहब का विरोध भी करते थे और सहकारी भी थे, हेल्दी डिस्कशन होता था, हेल्दी डिस्कशन बाबा साहब के टाइम में। तो के एम मुंशी ने एक चर्चा में कहा कि आप पूंजीवाद पे बहुत हमला करते हो, तो बाबा साहब आंबेडकर क्या आप ये कहना चाहते हो कि संसद में पूंजीवादी कभी गए ही नहीं, कभी जाना ही नहीं चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, क्या संसद में कभी पूंजीवादी जाना ही नहीं चाहिए? बाबा साहब ने मुस्कुराकर कहा, संसद सभी के लिए खुली है, संसद में इसने जाना चाहिए उसने जाना चाहिए, ये रोक टोक मेरे संविधान में कहीं भी नहीं है। सभी के लिए जाने के दरवाजे खुले हैं। संसद में पूंजीपति जाना चाहिए। मैं इस बात को रोकना चाहता हूं कि संसद पूंजीपतियों की नहीं होनी चाहिए। संसदेमध्ये पूंजीवादी लोक गेले पाहिजेत, पण संसदच पूंजीवाद्यांची होता कामा नये। आणि म्हणून मी शेवटच्या माणसापर्यंत चेक अँड बॅलेन्स साठी मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे। अरे क्या था तुम्हारे पास में, कौन थे तुम लोग? चटप जी ने और सम्माननीय तहसीलदार जी ने एक बात बार बार दोहराई कि हम ओबीसी समाज से आते हैं, आप भी ओबीसी समाज से आते हैं। माझ्याबद्दल गैरसमज करू नका, मी औरंगजेब बाबरची औलाद नाही। मी सुद्धा ओबीसी समाजातूनच येतो, व्हॅलिड सर्टिफिकेट आहे माझ्याकडे। 1990 मध्ये मी मुस्लिम ओबीसीचं आंदोलन उभं केलं। फुले शाहू आंबेडकर की जय करके आंदोलन चलाया। मी ओबीसी मुस्लिम आंदोलनाचा प्रवर्तक। 14 ऑक्टोबर 1995 ला मुस्लिम ओबीसीचं आरक्षण घेऊन आलो। बाबासाहेब आंबेडकरांना मुसलमानांपर्यंत नेण्यासाठी मला आरक्षणाचं आंदोलन उभं करावं लागलं। आज महाराष्ट्रामध्ये मुसलमानांमध्ये जे फुले आंबेडकरी चळवळ चालते त्या माध्यमातून चालते। जरांगे पाटलांनी वाचलंय कुठंतरी ते, असं मला वाटतं। देयर इज अ सम प्लेसमेंट ना, ते तुम्हाला कळलं पाहिजे ना की आपण जे मागतो त्याची जागा कुठेतरी संविधानामध्ये आहे, कळलं पाहिजे ना। तर मराठ्यांनी वाचलं असेल कदाचित की इथे एक जागा आहे, त्या जागेमध्ये आपण मागलं तर आपण बसू शकतो, असं त्यांना कुठेतरी वाटलं असेल, म्हणून त्यांनी आंदोलन उभं केलं। त्यांनाही मिळालं पाहिजे। पण चटप साहेब म्हणाले त्याप्रमाणे आरक्षण कोई गाजर मूली या फुकट में बटने वाला प्रसाद नहीं है ना, उसके नाम से सामाजिक आर्थिक मागास दृष्टिकोनाचा जर तुम्ही आलेख पूर्ण केला, एक 22 मागासवर्गीयांचे आहेत। दुर्दैवानं या 22ही अटीमध्ये तो समाज फेल झाला, म्हणून सुप्रीम कोर्टानं युनानिमसली तो रद्द केला। परत ते मागतायत मागास लोकांना मिळाला पाहिजे, याचं समर्थन आम्ही निश्चितच करतो। त्या पद्धतीने त्यांनी जायला पाहिजे। 1946 ला बंगालचे ब्रिटिश गव्हर्नरचा आदेश आहे। कृपया आपण ते रिसर्च मध्ये घ्यावं अशी विनंती आहे। इनको समझना चाहिए कि बाबा साहब आंबेडकर ने क्या दिया। मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिदों की आवाज है, मदरसों का जो स्थापना आज है, सरदार भाई तुम्हारे गुरुद्वारे की आवाज जो बुलंद है, आज पादरियों के चर्च भी जो जिंदा है, बौद्धों के विहार भी जो यहां पर जिंदा है, और यही नहीं हिंदुओं के मंदिर भी यहां पे जो जिंदा है। बाबा साहब आंबेडकर धार्मिक स्वतंत्रता के कानून में अगर तुम्हारे धर्म उसकी रक्षा, उसका अनुपालन, उसके संचालन के बुनियादी अधिकार न देते तो ये सब भारत में आज वजूद में न रहते। आज इतने संघर्ष के बाद में भी ये जो हमारी उपस्थिति दर्ज होती है, ये बाबा साहब आंबेडकर जी के दिए हुए फंडामेंटल राइट से। इसके पहले 1946 में क्या था, बंगाल के गवर्नर का ऑर्डर है, 146 जातियों की यादी है। कोण कोण आहे त्या यादीमध्ये? वडर आहे, आदिवासींच्या 40 जाती आहे, मुसलमानांच्या 19 जाती आहे, ओबीसींच्या विविध जाती आहे, अनुसूचित जाती जमातींची यादी आहे। 146 जातींना 1946 मध्ये न्यायालय आणि सरकारी कार्यालयामध्ये प्रवेशाची बंदी आहे। प्रवेश केल्यानंतर 3 ते 6 महिन्याची जेल आणि 50 रुपयाची शिक्षा आहे। 1946 रोजी
कुणी उठविली ही बंदी? तुमच्या माझ्या बापानं उचलली ही बंदी की या देशाचा ज्या दिवशी मसुदी समितीचा अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नावाचा माणूस बनतो त्या दिवशी तो महार असतो का? त्या दिवशी तो एखाद्या धर्माचा असतो का? त्या दिवशी तो एखादा पंथाचा असतो का? अरे ज्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले त्या दिवशी तो या देशाच्या जनतेचा पितृतुल्य नेता होता आणि त्या पितृतुल्य भूमिकेतून सगळ्यांना समान पाहावं, सगळ्यांना माणुसकीचा ठेवा द्यावा, सगळ्यांचा स्वातंत्र्य बाधित ठेवावं, त्याची डिग्निटी माणूस म्हणून त्याचा माणूस पण जिवंत ठेवावं म्हणून संविधान लिहिलं. बाबासाहेब लिहिले नसते तर 146 जाती बंगालमध्ये होत्या. पूर्ण भारतामध्ये असे 3000 जाती होत्या ज्यांना न्यायालयात आणि कार्यालयात प्रवेश नव्हता. हे तहसीलदार आणि अध्यक्षांनी हा प्राध्यापक कसा झाला असता? काय दिलंय बाबासाहेब आंबेडकरांनी? आदिवासी पोराच्या चेहऱ्यावर तुम्ही लघवी करू शकता कारण ती तुमची हिंसक संस्कृती आहे. इतिहासाचे दाखले आहेत. अरे केवळ शिक्षण घेतलं म्हणून तुम्ही अंगठा कापलेला आहात. केवळ बुद्धिमत्ता प्राप्त केली म्हणून तुम्ही डोकं कापलेला आहात. ग्रंथ वाचला म्हणून तुम्ही उकळतं तेल तोंडात टाकलेला आहात. आणि तीच संस्कृती तुमची आजही जिवंत असेल तर संविधानासमोर तो सर्वात मोठा धोका आहे की तुम्ही आदिवासीच्या पोराच्या तोंडावर मुतू शकता. बाबासाहेबाचा आंबेडकर मुर्मू नावाच्या आदिवासी महिलाला राष्ट्रपती बनवतो ही आमची शक्ती आहे. का बरं जपलं पाहिजे आदिवासींनी? का बरं ओबीसींनी मैदानात उतरलं पाहिजे? ज्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकर संविधान लिहित होते त्या दिवशी काय अवस्था होती त्या महामानवाची? 11 रोगांनी ग्रस्त होते. शुगर, बीपी आणि इतर आयडेंटिफाईड 11 रोग. आणि ज्या दिवशी संविधान लिहायला बसले बेंबी खाली सुपारी एवढी गाठ होती. त्यांच्या पीएच आत्मकथा वाचा, तिथनं पू निघत होत. बसता येत नव्हतं, उठता येत नव्हतं. स्पेशल चेअर बनवली होती आणि त्याच्यावर बसून एका सहाय्यकाच्या मदतीनं संदर्भासाठी विविध राष्ट्रांचे मौलिक संवैधानिक ग्रंथ काढून रेफरन्स साठी घेत होते बाबासाहेब. आणि संविधानाची निर्मिती केली. तिकडे पाकिस्तान झालं. 21 बॅरिस्टर होते पाकिस्तानकडे. जिन्ना, इक्बाल, 21 बॅरिस्टर. आणि ज्या दिवशी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळी प्रॉमिनंट म्हणजे अनेक असतील पण ज्याला आपण नावाजलेले म्हणतो 60 बॅरिस्टर होते भारतामध्ये. बाबासाहेब कुणाला निमंत्रण द्यायला गेले नव्हते किंवा रिक्वेस्ट लेटर दिलेला नव्हता की मला संविधान लिहिण्याची जबाबदारी द्या. नव्हते गेले, पाया पडले नव्हते कुणाचे. बाबा साहब तो कहते हैं जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैं मसूदा समिति का अध्यक्ष बना हूं तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि मुझे ये कैसे जवाबदारी मिली, क्योंकि जिन्होंने दी वो तो मेरे घोर विरोधी है. उन्होंने तो घोषणा कर दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए कि बाबा साहब आंबेडकर को संविधान समिति में आने के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी नहीं, खिड़की की कांच भी हमने कीले ठोक कर बंद कर दिए. जिन्होंने बंद कर दिए हैं वही मुझे बिन विरोध चुनकर लाते हैं और बाद में अचानक मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बना देते हैं. मैं आश्चर्यचकित हुआ. नहीं बाबा साहब, हम पढ़े लिखे लोग आज समझ पाते हैं कि वो आश्चर्य नहीं था. जिनको तुम लायक समझते थे बैरिस्टरी में, उनकी ये लायकी ही नहीं थी कि वो संविधान का एक कलम लिख पाए. लायकी सिर्फ तुम्हारी थी. इसलिए इन सारे विरोधियों को भी तुम्ही को संविधान निर्मिती का जिम्मा देना पड़ा. कितने बैरिस्टर थे? 60 भारत में और पाकिस्तान में 21. अरे तुम्हाला काय दिलं बाबासाहेबांनी? पाकिस्तान मध्ये 11 वर्ष संविधानाची निर्मिती झाली नाही. 11 वर्ष. आणि 11 वर्षापर्यंत पाकिस्तानची डेमोक्रेसी फौजेच्या बुटाखाली श्वास कोंडत राहिली. तिथला माणूस नागरिक म्हणून उभा राहिला नाही. तिथलं कला साहित्य सगळं वातावरण त्या फौजेच्या टापाखाली 11 वर्ष मेलं रे. आणि तुम्हाला बाबासाहेबांनी जिवंत श्वास 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसात दिलं रे. लोकशाही तुमच्या घरात आणून दिली.
कशी दिली? कौन माइका लाल था जिसने उस वक्त में किसानों के बारे में, किसानों की व्यवस्था कैसी हो ये रखी थी? कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बैरिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद। किसने रखा? भाजपा के सरकार के विरोध में 9 माह तक किसानों ने दिल्ली को घेर कर रखा। 700 किसान मारे गए। किसान विरोधी सिर्फ 3 कानून पीछे लिए गए, लेकिन बाबा साहब के काल में जो किसान समर्थक कानून बने थे वो मटिया मेट हो गए हैं। इसलिए टिकैत आखिरी में कहता है ये दुर्दशा किसानों की इसलिए हुई कि अगर किसान, बाबा साहब आंबेडकर ने कृषि धोरण, कृषि विपणन और कृषि अर्थव्यवस्था पे जो ग्रंथ लिखा, जो योजना लिखी, उसे भी पढ़ लेते तो ये बुरे हालात किसानों के भारत के न होते हैं। क्या दिया बाबा साहब आंबेडकर जी ने? जब देश आजाद हुआ उस वक्त इस देश के पास पूरे जमीन का 81% मक्तेदारी ये सरकार के पास में थी। डाटा अवेलेबल है। सरकारी जी जमीन असते चटप साहेब, तहसीलदार साहेब, जी शासनाच्या मालकीची असते 81% जमीन शासनाच्या मालकीची होती। तेव्हा बाबासाहेब म्हणतायत, जो बाद में काशीराम जी ने नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बाबासाहेब आंबेडकरांनी तेव्हा सांगितलं या देशातील अनुसूचित जाती जमाती, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकातील दरिद्री लोक यांच्यासाठी घर सुद्धा नाहीत, म्हणून ही सरकारी जमीन त्यांना द्या, पहिला हक्क त्यांचा आहे। हे बाबासाहेबांची मागणी। आणि 2009 मध्ये त्या 81% जमिनीपैकी या सरकारनं, तेव्हा काँग्रेसचं राज्य होतं, आज भाजपाचं राज्य आहे, मांडावं लागेल हे सगळं। 2009 मध्ये त्या 81 पैकी जमिनीपैकी 48% जमीन फक्त कारखानदारांना वाटून टाकली। ज्या जमिनी कुणबी माडी त्यांनी महारमान चांबार मुसलमानांना वाटा म्हणून बाबासाहेब सांगत होते। नहीं पढ़ा तुमने बाबासाहेब आंबेडकर, नहीं पढ़ा तो भुगतो। बाबा साहब ने कहा था कि ये लोग संविधान बदलेंगे। बड़े भावनिक हो हम लोग, संविधान दिन को उत्सव मना रहे हो, उत्सव प्रिय है हम लोग, पूजा भी हो रही है संविधान के प्रति, ठीक है। आर्टिकल 353 जब डाला गया, ये क्या है आर्टिकल 353? आपातकालीन घोषणा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कलम है। उस पर डिबेट हुई, 2 मुस्लिम सांसद थे, एक खान साहब थे उसमें। उन्होंने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब सबसे खतरनाक काम आप करने जा रहे हो, ये आर्टिकल संविधान में रखकर बहुत बड़ा खतरा संविधान के लिए मोल ले रहे हो। बाबा साहब आंबेडकर ने तब कहा था कि देखिए, संविधान भविष्य के लिए सीज करके रखने वाली चीज नहीं है। चटप साहब, संविधान कोई अमूर्त चीज नहीं है कि एक बार फाइनल पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाकर रख दी तो दिस इज अ लास्ट डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं है। संविधान में 353 इसलिए बनाए हैं कि वक्त वक्त पर समाज के सामने, देश के सामने जो परिस्थितियां आएंगी उन परिस्थितियों को देखते हुए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। संविधान 3 तरीके से बदला जाता है। म्हणून तुम्ही हे म्हणता ना संविधान बदल देंगे, हाथ काट डालेंगे, मोठ्या टाळ्या मारता तुम्ही। संविधान बदल देंगे तो गला काट डालेंगे। अरे क्या बकरे का पिल्लू है, क्या कोंबड़ी का पिल्लू है? क्या है संविधान? अरे नाही बदललं त्यांनी संविधान, तुमच्या शिक्षणाची व्यवस्था काढून घेतली, बोंबला। नाही बदललं त्यांनी तुमचं संविधान, आंदोलन राहिलं म्हणून तहसीलदार साहेब आज इथं आहेत, वरना तहसील ऑफिसही खाजगीमध्ये काढलं होतं। तहसीलदार ऑन कॉन्ट्रॅक्ट, कंत्राटीवर असते, पोलीस ठाणे कॉन्ट्रॅक्टीवर, मिलिटरी काढली ना 8-8 वर्षाच्या कॉन्ट्रॅक्टीवर। संविधान 3 पद्धतीने बदलता येतं। एक
प्रत्यक्ष संसदेमध्ये संविधानाच्या कलमा बदलून ते शक्य नाही यांना, क्योंकि फुले शाहू आंबेडकर के लोगों ने इतनी तो जागृति कर दी है कि प्रत्यक्ष संसद में अगर संविधान बदलने की कोशिश की जाएगी तो हम लोग खासदार और आमदारों को उनके गली में घूमने नहीं देंगे, इतनी तो जागृति हम लोगों में है। इसलिए डेमोक्रेसी और बाबा साहब के विरोध में प्रत्यक्ष संसद में बदलने की प्रक्रिया नहीं होगी। दूसरे दो मार्ग है बदलने के, संविधान बदलने के 3 रास्ते। एक प्रत्यक्ष संसद में, जो बदलना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो प्रत्यक्ष कृति हमें दिखाई देती है। उन प्रत्यक्ष कृतियों पे संसद में भी और संसद के बाहर में भी मौलिक साहब डिबेट हो गए तो हम काउंटर करेंगे। फिर दूसरा क्या है, संसद में वैसे ही उस संविधान को रखकर नए आर्टिकल्स और नए कानूनों का अमेंडमेंट करना, उसमें डालना है। मग तुमचा आरक्षणाचा अधिकार साबित ठेवला तो नाही बदललं, टाकलं काय कंत्राटीकरण टाकलं। मग तुमचा यूपीएससीतून जाण्याचा अधिकार हिसकावला नाही, नवीन काय टाकलं, कोलॅटरल एंट्री टाकलं। तू वाचत बस यूपीएससी, त्यांनी 128 IAS ऑफिसर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट केले, संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, उपसचिव, सहसचिव म्हणून। हे आता लिस्ट जाहीर झाली, त्याच्यापैकी 88 लोक हे खासगी कंपनीतील एक्सपीरियंस होल्डर म्हणून IAS अधिकारी बनले। संविधान को ऐसे बदला जाता है। अब किसका गला काटोगे, किसका हाथ छाटोगे? काय रे मेश्राम भाऊ, शेख भाऊ, काय रे मडावी भाऊ, कोणाचा गळा कापशील? इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि संसद में पूंजीवादी, धर्मांधवादी भी जा सकता है क्योंकि मेरी डेमोक्रेसी है, लेकिन संसद ये खरीद नहीं सकते। क्या संसद इन्होंने खरीदी है? क्या संसद में ऐसे कानून लाए जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी में प्रदत्त बाबा साहब के संविधान ने दिए हुए अधिकारों को बेमालूम डिमोलिश किया जा रहा है? 353 ये इमर्जन्सी के लिए लागू होता है। इमर्जन्सी लागली काय देशात, याचा वापर पहिल्यांदा इंदिरा गांधींनी केला। ती आणीबाणी आठवा। 353 ने क्या दिया है, जिस दिन देश में ऐसी परिस्थिति होगी कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी शक्तियां केंद्र में शामिल हो जाएगी। कौन सी स्थिति में चांदेकर साहब? आपात स्थिति में, जब देश को धोखा नजर आए। इसके बारे में भी विश्लेषण है। परकीय आक्रमण, धार्मिक द्वेष और दंगों में लॉ एंड ऑर्डर का खत्म हो जाना, जुडिशियरी सिस्टम का कोलैप्स हो जाना, ऐसे बहुत सारे उसमें निर्देश दिए हुए, जिसके चलते 353 आर्टिकल के तहत केंद्र पूरी शक्तियों को अपने हाथ में रख सकता है और उस वक्त स्टेट के अधिकार नलिफाई हो जाते हैं। क्या अपने देश में इमरजेंसी है? फिर केंद्र ने ऐसे कानून बनाए कि डायरेक्ट स्टेट के अंदर घुसकर वो काम कर रही है। 353 जब लागू होता है प्रत्यक्ष रूप में, तो सबसे पहले जो छीनी जाती है वो 2 बातें छीनी जाती है। एक, आपका स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार और अदालत में जाने का अधिकार, दोनों सस्पेंड होते हैं। इमरजेंसी लागू झाली है। सोचो क्या हो रहा है, संविधान कैसे बदला जाता है, संविधान के ट्रिक्स कैसे होते हैं। हम उथली चर्चाओं पे आज एडवोकेट साहब का मैं आभार मानना चाहूंगा, और शॉर्ट में तहसीलदार साहब ने भी जो बताया उनका आभार मानना चाहूंगा कि कब तक हम परंपरागत बातों में तालियां पीटते रहेंगे, कभी अंदर घुस के समाज को प्रैक्टिकली क्या चल रहा है इसकी ताकत और उसकी दिशा देना हमारा काम है। हम प्रैक्टिकल राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकल राजनीति करने वाले को थोड़ी दिशा तो दे सकते हैं। जनता का प्रबोधन करने का रास्ता वो जिन स्थितियों में जी रहा है उससे अवगत कराने का होता है। बाद में उस पर अमल करे ना करे, क्या चल रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस देश में, ये 2 तरह से बदला जाता है संविधान। और तीसरा तरीका सबसे बड़ा खतरनाक है, जिसके बारे में 1944 में ही बाबा साहब ने आगाह कर दिया था। संविधान अचानक नहीं बना है, जास्त भावनिक होऊ नका, आणि भावनिक झाल्यामुळे आमचं नुकसान आम्ही खूप करून घेतलंय।
अचानक बाबा साहब रात में उठे और संविधान बना दिया, ऐसा नहीं है। संविधान की एक प्रक्रिया है, कई सालों की प्रक्रिया के बाद में संविधान बना है। ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत सारे आर्टिकल्स लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के वहां से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया, बहुत सैकड़ों देशों के आर्टिकल को संविधान को देखने के बाद में एक मुकम्मल और पूरी दुनिया का सबसे बेहतर और सुंदर आर्टिकल बना है। वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आया है इसका भी अभ्यास होना चाहिए। हम अगर वो भूल जाते हैं तो ओबीसी का संघर्ष संविधान के पहले कैसा था, मुस्लिमों का संघर्ष संविधान के पहले कैसा था, आदिवासियों का संघर्ष संविधान के पहले कैसा था, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक संविधान ने क्या दिया ये भी समझ में नहीं आता। बाबा साहब अंबेडकर ने 1944 में एक डिबेट में बता दिया था कि क्या होने वाला है। एक तर संसदेमध्ये प्रत्यक्ष संविधान बदलल्या जातो किंवा नवे कायदे त्याच्यात टाकून बदलल्या जातो। तिसरी स्थिती अत्यंत भयानक असते संविधान बदलण्याची, की देशामध्ये अशी परिस्थिती तणावाची निर्माण करा, धर्मांधतेची निर्माण करा की संविधानाच्या कलमा उपयोगातच येता कामा नये। मॉब लिंचिंग, दलितांची कातडी सोलणे, धर्माच्या नावानं खुले आम नरसंहाराची भाषा करणे, देशाच्या भारतीय नागरिकत्वाला धार्मिक नागरिकत्वामध्ये रूपांतरण करण्यासाठी धर्मांध वातावरणाची निर्मिती संविधान तिसऱ्या पद्धतीनं असा नष्ट केला जातो। क्या चल रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस देश में? एक कथा है, एक बहुत पुराना चर्च था, वो क्रिश्चियनों के मेथोलॉजी से आती है। ये एक बहुत पुराना चर्च था, लोग वहां पर पूजा के लिए जाते थे, लेकिन चर्च के अंदर आने के लिए किसी को भी परमिशन नहीं थी, मनाही थी चर्च के अंदर जाने के लिए। लोग पूछा करते थे कि क्यों अंदर नहीं जाना चाहिए, तो वहां के पादरी कहते थे बहुत पवित्र चर्च है, इतना पवित्र चर्च है कि वहां सिर्फ देव रहते हैं, आप नहीं जा सकते, आपको जो कुछ पूजा करना है बाहर करो और बाहर से बाहर निकलो। एक बेटा और बाप गए, बेटे ने पूछा कि पिताजी इतना पवित्र अगर है तो अंदर तो जाना ही चाहिए, अगर पवित्र है तो अंदर जाना चाहिए, क्यों नहीं जाने दिया जाता? बाप बोलता है एक राज की बात बताऊं क्या? बोले क्या? ये चर्च बहुत पुराना है। बोले कब गिरेगा इसकी गारंटी नहीं करके ये बात फैलाई गई है, अंदर जाना मना है। अंदर गए और बाहर से गिर गया तो सब मर जाएंगे वो। तो फिर बेटा कहता है कि एक काम कीजिए ना, इसका जीर्णोद्धार कर लीजिए, ये सॉल्यूशन सही है, इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। मीटिंग बैठी, अब मीटिंग में क्या होता है आपको मालूम है, आप लोगों ने सैकड़ों मीटिंग किए होंगे। पहला प्रस्ताव आता है अगर जीर्णोद्धार करना है तो इस पुराने पवित्र चर्च की जो ईंटें हैं वो बहुत पवित्र है, इसलिए नया चर्च जब बनेगा उद्धार होगा, इसका मतलब रिनोवेशन जब होगा तो इन्हीं ईंटों को इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये पवित्र है। दूसरा आदमी उठा, इसमें जो लकड़ियां हैं बोले वो भी बहुत पवित्र है, तो जब रिनोवेशन होगा तो लकड़ियों का भी इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरा उठा, इसमें जो खिड़कियां और तावदाने और जो पेंटिंग है ना बोले वो भी बहुत पवित्र है, जब रिनोवेशन होगा तो इसी का इस्तेमाल होना चाहिए। चौथा आदमी खड़ा हुआ और एक प्रस्ताव रखा, जब तक नया चर्च नहीं बनता तब तक पवित्र चर्च गिरना नहीं चाहिए। जब तक नया चर्च नहीं बनता तब तक पवित्र चर्च गिरना नहीं चाहिए। गोलवरकर बोल रहे थे नया संविधान हमें नहीं चाहिए। काय म्हणत होते? 1936 हा महत्वाचा कालावधी है। 1947 में मसूदा समिति के अध्यक्ष बनने के बाद ही बाबा साहब ने संविधान बनाया, ऐसा नहीं है। 1927 में सबसे पहले इस देश में साइमन कमीशन आया। बचपन में मैंने पढ़ा, मेरी पैदाइश गडचिरोली, तुमच्याच जिल्ह्याचा आहे, पहिले चंद्रपूर जिल्हाच होता। गडचिरोलीच्या अत्यंत मागास भागात माझा जन्म झाला। बीएड वगैरे गडचिरोलीला झालो आणि मग नागपूरला जाऊन एमएड एमफिल काय करायचं ते 17 भानगडी तिथं केल्या। फुले शाहू आंबेडकरी आंदोलनामध्ये आलो तहसीलदार साहेब, तिथं आलो नसतो, शिक्षणाची कास धरली नसती तर गडचिरोलीमध्ये माझा बिझनेस राहिला असता, खूप पैसा राहिला असता माझ्याकडे। घोडा गाडी आणि तायरा कुठे आहे?
हा, तिच्याऐवजी अजून एक दोन असत्या सांगतो, एकच आहे सध्या आणि 30 वर्षापासून एकटी आहे. फुलेशाहू आंबेडकर आंदोलनातला माझा पाठीचा कणा. माझ्या नावापुढं पैशासह दौलतीसह एक पार्टी असती तहसीलदार साहेब, गर्व होतो तुमच्याकडे पाहिल्यानंतर. व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी मधून निघा तरुणांनो, सगळ्याच जाती धर्माच्या लोकांनो, आणि या दोन महामानवांकडे बघा. काय वय आहे आणि काय वयात काय कमवलं यांनी. मी जर नागपूरला जाऊन फुलेशाहू आंबेडकरी आंदोलनामध्ये आलो नसतो तर माझ्याही समोर एक पार्टी असती, पैसा असता, गाड्या असत्या, बायकाही असत्या 2-3, नाव असतं जावेद भाई चिकनवाले. पण आज नाव आहे प्राध्यापक जावेद पाशा. ये फुलेशाहू आंबेडकरी विचारों की देन आहे. काय या विचारधारेच्या विरोधात आहे इथली व्यवस्था. केवढं खतरनाक आहे रसायन. एका मुसलमानाच्या पोराला एवढा मोठं बनवून टाकलं या रसायनानं. असले 20-25 अजून तयार झाले आपल्या गोंडपेपरीच्या एरियामध्ये. यांना कुठं लपून कुठं दडू असं करून सोडतील हे लोक. एवढं खतरनाक रसायन आहे फुले आंबेडकरी विचारांचं. म्हणून याच्या विरोधात एक परंपरागत विरोधाची व्यवस्था काम करते. आम्हाला नवीन संविधान नको असं निक्षून सांगत होते लोक. 1927 मध्ये सायमन कमिशन आलं. आपको और मुझे बच्चों को आज भी पढ़ाया जाता है. आज वो पाठ है क्या नहीं क्या पता नहीं मुझे, हमने पढ़ा है. सायमन कमिशन गो बैक. बरोबर आहे. हा, 3 नेते होते, डॉक्टर कामराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बॅरिस्टर जिन्ना. हे तिघं म्हणत होते सायमन कमिशन वेलकम. बाबासाहेब आंबेडकर कह रहे थे सायमन कमिशन वेलकम. ओळीनं सगळे नेते काँग्रेसमध्ये असलेले त्या काळचे, आजचे काँग्रेसचे नेते चांगले आहेत. राहुल गांधी जी म्हणतायत की RSS के विरोध में, भाजपा के विरोध में मुकाबला करना चाहिए. पण स्थिती अशी आहे की त्यांनाही निवडून यायचं असेल तर असंच जाणवा दाखवावं लागतो की मैं भी हिंदू. मुसलमानांना बौद्धांना काय दाखवावं, ख्रिश्चनांना आदिवासीनं काय दाखवावं, सिंग धरून नाचावं का. कसं डेमोक्रॅसी कशी परिवर्तित होते धार्मिक टर्मिनॉलॉजी मध्ये, याच्यावर बाबासाहेबांचा एक पूर्ण चॅप्टर आहे कि आपने ध्यान नहीं दिया और डेमोक्रेसी का प्रबोधन जन जन तक नहीं पहुंचाया तो इस डेमोक्रेसी को धार्मिक डेमोक्रेसी में बदलने में यह ताकतें कामयाब हो जाएगी. झाली ना ती, यशस्वी झाली ना. 1927 मध्ये सायमन कमिशन आला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साइमन कमीशन वेलकम कहते हैं. और साइमन कमीशन को जो बाबा साहब ने मेमोरेंडम दिया 1927 में, वही मेमोरेंडम आज के संविधान की प्रस्तावना है. तुम्हाला वाटतं की प्रस्तावना आता लिहिली 1947 ला. नादानांनो, 1947 ला नाही, त्या महामानवानं 1927 ला सायमन कमिशनला जो मेमोरेंडम दिला त्याच्यामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुताचे मूलमूल्य माझ्या तळागाळातील लोकांपर्यंत गेले पाहिजे या मेमोरेंडम मध्ये उल्लेख आहे. बघा संविधानाची निर्मिती कुठून होते आहे. माग 1932 मध्ये क्रिप्स कमिशन येतो. बरोबर आहे. सॉरी, 1932 मध्ये पहिली गोलमेज परिषद होते इंग्लंडमध्ये. बाबासाहेब आंबेडकर इंग्लंडमध्ये जातात. अस्पृश्यांच्या हक्कासह तळागाळातील लोकांच्या हक्काची आवाज बुलंद करतात. मुस्लिम लीग सुद्धा त्यांच्या सोबत उभी राहते आणि बाबासाहेबांच्या सगळ्या मागणीला मंजुरी मिळते. आणि 1932 मध्ये सायमन कमिशनच्या सगळ्या शिफारशी मंजूर करून त्याच्यात काही अधिकचा कलमांचा भर घालून भारताचा कायदा बनतो आणि 1935 मध्ये पहिला भारताचा कायदा अस्तित्वात येतो. भारताचा पहिला कायदा, पण कुणाच्या अंडरमध्ये? ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनच्या अंडरमध्ये. आणि तुम्हाला एक सांगतो, 1932 मध्ये शेड्यूल कास्टच्या रिझर्वेशनवर ऍक्टिव्हेशन चालू होतं आणि 1935 मध्ये ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनच्या 179 आर्टिकलच्या अनुषंगानं भारतामध्ये पहिल्यांदा शेड्यूल कास्ट रिझर्वेशन लागू होतो. हे आपल्या संविधानात असं झालं नाही. 1935 मध्ये
ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये शेड्यूल कास्ट रिझर्वेशन लागू होतो आणि ते लागू करण्यासाठी आपला संपूर्ण कसब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पणाला लावले. अपनी सारी एडवोकेटिंग उन्होंने काम को लगाई और वो मंजूर करवाया. लेकिन एक मजे की बात बताऊं, उस वक्त बाबा साहब आंबेडकर समझ जाते हैं कि इस देश में सही राजनीतिक लड़ाई आ रही है और केवल एक ही पक्ष है मैदान में जिसका नाम है कांग्रेस. एक ही पक्ष था और भारत का जनमानस पूरा का पूरा कांग्रेस के वातावरण में था, क्योंकि उस वक्त स्वतंत्रता के आंदोलन को लीड कर रही थी कांग्रेस. और एक बहस चली, बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं स्वराज्य चाहिए और बाकी लोग भी कह रहे स्वराज्य चाहिए. कुणबी माळी तेल्यांनो, अरे जरा बाबासाहेबांनी काय दिलं हे समजून घ्या. 1920 मध्ये बाल गंगाधर तिलक जिवंत असताना एका पत्रकारानं त्यांची इंटरव्ह्यू घेतली आणि त्यांना सांगितलं की बाल गंगाधर तिलक जी, हो सकता है आपके हयात में, आपके मौत से पहले आप देश की आजादी देख सको. बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, वो शाया हुआ है इंटरव्यू, तो प्रकाशित झालेला है, अधिकृत है. बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि मेरा जिंदा होते हुए अगर इस देश को आजादी मिल रही है और अंग्रेज जा रहे हैं तो मैं फिर से पेशवाई को देख पाऊंगा. काय दिलं बाबासाहेबांनी, कोणता लढा होता तो. मेरे जीवित रहते हुए अगर देश को आजादी मिल रही है और अंग्रेज चले जा रहे हैं तो मैं पेशवाई को देख पाऊंगा. और 1920 में खड़की में लोकमान्य तिलक भाषण दे रहे, जाहिर सभा है, और क्या बोल रही इस जाहिर सभा में, ए माझ्या कुणबी भावा ऐकलास का तो भाषण. तिलक खड़े रहकर कह रहे संसद में कुणबी ने जाकर नांगर चलाना है क्या. संसदेत कुणबीनं जाऊन काय शेती करायची आहे का. तेली ने संसद में जाकर क्या तेल का घाना चलाना है क्या. नाव्यानं जाऊन तिथं भाद्रवायचं आहे का, शिंप्यानं जाऊन तिथं कात्रवायचं आहे का. ही जागा त्यांच्यासाठी नाही. स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध काय, कारण हे सगळं माझ्या बापाचं आहे. काय लढाई लढली बाबासाहेबांनी, काय लढाई लढली. टिळकांपासून गोलवलकरपर्यंत एकच भूमिका आहे, फक्त इंग्रजांनी जावं आणि सेटअप तसं राहावं. नवीन संविधान निर्माण होता कामा नये. सेटअप तसंच असलं तर काय होणार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी उगीच महात्मा ज्योतिबा फुल्यांना गुरु मानलं नाही. संविधानिक मूल्यांची लढाई तिथून चालू होते. पहिल्यांदा सगळ्यांना सार्वजनिक शिक्षणाचा अधिकार मिळावा. संविधानामध्ये ज्या गोष्टी बाबासाहेब टाकतात त्या गोष्टींना वाचा फोडून बहुजनांचं आंदोलन उभं करण्याचा महानायक महात्मा ज्योतिबा फुले आहे. ज्या शेतकऱ्यांसाठी बाबासाहेब मोठा ग्रंथ लिहितात त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या भावाला योग्य भाव मिळावं, त्यांच्या मालाला त्यांना उपजीविका सन्मानासह मिळावी. हा पहिला निवेदन या देशामध्ये कुणी जर केलं असेल तर ते महात्मा ज्योतिबा फुले आहेत. स्वातंत्र्य समता न्याय बंधुताची मागणी पहिल्यांदा कुणी केली असेल तर ते महात्मा ज्योतिबा फुले आहेत. आणि स्वातंत्र्याच्या नंतर निर्माण होणाऱ्या भारताचं एक चित्र लोकशाहीवादीकरण कुणी मांडलं असेल तर ते महात्मा ज्योतिबा फुले आहे. मैं चाहता हूं कि एक फैमिली ऐसी हो जिस फैमिली में मुसलमान भी हो, उसका दामाद हिंदू हो, उसकी बहू क्रिश्चियन हो, उसका भाई जो है वो सिख हो और उसकी जो बहू हो वो बुद्धिस्ट हो. ये महात्मा ज्योतिबा फुले का चित्र बाबा साहब आंबेडकर संविधान में कैसे उतारते हैं. तो महात्मा ज्योतिबा फुले से जो लड़ाई चली आती है 1935 तक, वो अलग अलग टप्पे हैं. फिर उसमें छत्रपति शाहू महाराज आते हैं. वक्त की बहुत कमी है इसलिए मैं उस सबको इतिहास को बाजू हटाते हुए 1935 पे आ जाता हूं. बाबा साहब समझ रहे हैं उससे पहले 1888 मध्ये या देशामध्ये राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना होते. आणि पहिल्यांदा राष्ट्र म्हणजे काय याची मांडणीच महात्मा ज्योतिबा फुले करतायत. कारण भारत निर्माण राष्ट्र म्हणून निर्माण होण्याच्या आधी राष्ट्र ही संकल्पना मध्ययुगामध्ये त्याच्यापूर्वी कधीच नव्हती. राष्ट्र ही आधुनिक संकल्पना आहे. राष्ट्र संकल्पनेच्या अंतर्गत त्याच्या सीमा असतात.
सीमेच्या सुरक्षेसाठी पेठ फौज असते, पूर्ण मायक्रो यंत्रणा असते, तहसीलदारांपासून तर कलेक्टरांपासून तर सेशन कोर्टापासून तर सुप्रीम कोर्ट, मार्शल लॉ पासून तर कोर्टला, अशा सगळ्या मायक्रो संस्थांना घेऊन एक राष्ट्र नावाची वस्तू उभी राहते. हे आधुनिक काळातील सगळी यंत्रणा आहे. म्हणून राष्ट्र ही संकल्पनाच आधुनिक काळामध्ये आहे. अर्वाचीन, प्राचीन किंवा मध्ययुगामध्ये कधीच राष्ट्र नावाचा उदयास आलेला एकही संकल्पना अस्तित्वात नाही. मग पहिल्यांदा नॅशनल ही संकल्पना काँग्रेस घेते आणि काँग्रेस मानते की राष्ट्रीय काँग्रेस. काय म्हणतात महात्मा ज्योतिबा फुले? महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणताय ही काँग्रेस म्हणताय की आम्ही तेव्हाची, बरं आत्ताची नाही म्हणतो, उगेच आत्ताचे नगरसेवक वगैरे वगैरे नाराज होऊ नये, किंवा इथल्या आमदारांनी जर काँग्रेसचे असतील तर नाराज होऊ नये. हा ऐतिहासिक आराखडा आहे, तो मांडावा लागतो. 1988 मध्ये नॅशनल काँग्रेस उपस्थित होते आणि म्हणतात इस देश का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाली केवल हमारी संस्था है. आम्ही राष्ट्रीय आहोत, आमची संस्था राष्ट्रीय आहे. म्हणून जर स्वातंत्र्य द्यायचं असेल इंग्रजांनी फक्त कुणाशी बोलावं? आमच्याशी बोलावं, क्योंकि हम नेशनल प्रतिनिधित्व करते हैं. महात्मा ज्योतिबा फुले मोलीकर साहब इसका विरोध करते हैं और कहते हैं हे कसली नॅशनल, ज्यामध्ये फक्त शेठजी लाडजी भटजी आहे, त्यामध्ये कुणबी माडी तेली महार चांबारांपैकी कोणीही दिसत नाही. ही नॅशनल होऊ शकत नाही. आणि पहिल्यांदा महात्मा ज्योतिबा फुले टर्मिनॉलॉजी वापरतात की ही राष्ट्रीय नाही आहे, ही संस्था मनुवादी संस्था आहे. ही पहिल्यांदा टर्मिनॉलॉजी महात्मा ज्योतिबा फुले वापरतात. मग हे राष्ट्रीय काँग्रेस, याचा चरित्र, इसका चित्र सब बाबा साहब को पता रहता है. और 1935 में जब भारत का कानून बनता है और पहली बार बोला जाता है अब हम भारत को स्वायत्तता दे रहे हैं, और पहला चुनाव 1936 में होने वाला है जिसमें अलग अलग संस्थानों में चुनाव होंगे और प्रजासत्ताक की पहली स्टेप पूरी होगी. जनता से चुने हुए लोग उस मंडल में आएंगे. ये प्रक्रिया कब शुरू हो रही है? 1935 को घोषणा हो रही है और पहला चुनाव 1936 में हो रहा है. अब बाबा साहब आम्बेडकर जी के सामने सवाल ये है कि जो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां पे तो हमारे गरीबों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है. मुसलमान म्हणजे बाबर शेखची औलाद नाही, गरीब मुसलमान, कुणबी माडी तेली महारमांग चांभारातून धर्मांतरित झालेले मुसलमान. या भारतातील 85% मुसलमान हे तुमच्या रक्ताचे डीएनए चे आहे, हे विसरू नका. आणि ही डीएनए ची थेअरी एवढी जबरदस्त आम्ही मांडली आणि एवढं आंदोलन डीएनए वर पेटलं की आता 6 महिन्यापूर्वी सन्माननीय मोहनजी भागवतांनाही म्हणावं लागलं की मुसलमान हमारे डीएनए के है. गम्मत नहीं है सामाजिक संघर्ष आणि राजकीय संघर्ष. मग बाबासाहेब आंबेडकर कहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व खड़ा करना पड़ेगा. और 15 अगस्त जिस दिन देश आजाद हुआ 1947 को 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त 1936 को बाबा साहब आदिवासी, मुसलमान, महार, मांग, सांबार, कुणबी, तेली सबका प्रतिनिधित्व लेकर स्वतंत्र मजदूर पक्ष का निर्माण करते हैं. ये है भारत में पहला राष्ट्रीय संगठन सर्वसमावेशक जिसका नाम है स्वतंत्र मजदूर पक्ष. 15 अगस्त 1936 जिसके संस्थापक है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर. और चुनाव होता है, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बाबा साहब का स्वतंत्र मजदूर पक्ष. 14 लोक निवडून आणलेत. 14 मध्ये स्वतः बाबासाहेब आहेत, पैकी 3 शेड्यूल कास्टचे आहेत, बाकी सगळे ओबीसीतले आहेत. जरा ती यादी वाचा. काँग्रेसच्या समोर बाबासाहेबांनी पर्यायी राजकारण आणि पर्यायी संघटन उभं केलं, स्वतंत्र मजूर पक्ष नावाचा, त्या काळचा बुलंद पक्ष. आणि बाबासाहेब पुढे त्यांच्या वर्तमानपत्रामध्ये लिहितात आमच्या या विजयाने या भारतामध्ये असा जल्लोष केलेला आहे की आमची तिकीट मागायला आता ब्राह्मण सुद्धा आमच्याकडे यायला लागले, त्यांचे सुद्धा अर्ज यायला लागले. हमारा राजकारण कहां गया है, हम कहां खड़े हैं, इसका भी चिंतन होना चाहिए. वक्त के अभाव में मैं नहीं कर पाऊंगा. फिर 1936 से आगे हम बढ़ते हैं तो क्या हुआ, क्रिप्स कमीशन आया. और क्रिप्स कमीशन भारत को पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए आया था.
क्रिप्स कमीशन ने कहा कि हम हिंदुओं को प्रतिनिधित्व देंगे, हम मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देंगे, हम सिखों को प्रतिनिधित्व देंगे, हम ईसाइयों को प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन उन्हीं से बात करेंगे जो इनके राजनीतिक प्रतिनिधि हैं। तो क्रिप्स कमीशन ने महात्मा गांधी जी को हिंदू के प्रतिनिधि करके बात की, जिन्ना को मुसलमान करके उनके प्रतिनिधि की बात की, ईसाइयों के प्रतिनिधि से ईसाई करके बात की, सिखों के प्रतिनिधि से सिख करके बात की। बाबा साहब अंबेडकर को न्योता ही नहीं भेजा। लड़ाई नीट समझून घ्या, बाबा साहब अंबेडकर को न्योता नहीं भेजा। जब बाबा साहब ने कहा मैं भी इस देश के अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व करता हूं, और इंग्लैंड के लोगों एक बात ध्यान में रखो, इस देश में अस्पृश्यों की जितनी संख्या है उस संख्या से 3 इंग्लैंड बनते हैं, ये बात ध्यान में रखो। जेवढी इंग्लंडची लोकसंख्या होती ना, त्या लोकसंख्येच्या 3 पट लोकसंख्या अस्पृश्यांची भारतामध्ये होती। बाबासाहेब स्क्रिप्टला सांगतायत की माझ्याशी बोला। क्रिप्स कमिशनकडे आधीच या लोकांनी, नॅशनलिस्ट लोकांनी निवेदन दिलेलं होतं की बाबा साहब से बात आप न करो, बाबा साहब से बात करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब किसी भी जाति का या गट का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र मजदूर पक्ष के एक बहुजनवादी राजनीतिक संगठन के नेता और अध्यक्ष है, करके वो किसी धर्म या जाति की बात नहीं कर सकते। शेवटी एम राजाला पकड़ून बाबा साहब आंबेडकर क्रिप्स तक पहुंचते हैं, क्रिप्स के सामने निवेदन करते हैं। क्रिप्स वही निवेदन उठा के बाबा साहब को बताता है कि आपसे पहले ये आपके नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसके लोगों ने ये निवेदन दिया है कि बाबा साहब आप स्वतंत्र मजदूर पक्ष के नेता हो, इसलिए आप अस्पृश्यों के नेता नहीं बन सकते, क्योंकि अस्पृश्यों के नेता हिंदू में ही आते हैं और उसके लिए महात्मा गांधी ही बात कर रहे, आप नहीं कर सकते। काय कुर्बानी दिली माझ्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी? ही कुर्बानी दिली की त्वरित एवढा मोठा ताकदवर स्वतंत्र मजूर पक्ष, अरे कोण होते रे मजूर? केवळ अस्पृश्य होते। 1931 ची जनगणनाची डाटा वाचाल तर या देशामध्ये तेव्हा 61% मजूर आहेत, ते शेतमजूर आहेत, ते रेल्वे मजूर आहेत, ते इतर कारखान्यातील मजूर आहेत, ते भूमजूर आहेत, परिश्रम करणारे मजूर आहेत। 61% जनता या देशामध्ये मजूर आहे आणि त्याचा नेता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहे, स्वतंत्र मजूर पक्षाचा। फक्त अस्पृश्य नव्हते मजूर म्हणून, त्या एवढ्या मोठ्या पक्षाचा विसर्जन बाबासाहेब आंबेडकरांना करावं लागलं, कारण कुठंतरी भारताच्या निर्मितीच्या त्या संवैधानिक प्रक्रियेमध्ये त्यांना भाग घेता यावं म्हणून क्रिप्सनं बाहेर काढलेलं होतं। बाबासाहेबांनी ते विसर्जित केलं आणि एका रात्रीतनं अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची स्थापना केली आणि अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचे नेता बनून आले। तेव्हा क्रिप्स म्हणाला अब आप शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि करके बात कर सकते हो। अब गम्मत बता रहा हूं आपको, तेव्हा शेड्यूल कास्ट कोण होते? हिंदू मधल्या फक्त अस्पृश्य जाती होत्या का? बाबासाहेब बडा कमाल का बुद्धिवंता। 1935 मध्ये जो शेड्यूल कास्ट रिझर्वेशन आलेला आहे तो फक्त हिंदूतील शेड्यूल कास्ट साठी नाही आहे, त्याच्यात मुसलमानातील शेड्यूल कास्ट आहेत, सिखातील शेड्यूल कास्ट आहेत, ईसाईतील शेड्यूल कास्ट आहेत, आणि या सगळ्या शेड्यूल कास्ट लोकांचा प्रतिनिधी पॉप्युलेशन हा 53% आहे। म्हणजे स्वतंत्र होणाऱ्या भारतामध्ये शेड्यूल कास्ट बहुसंख्याक आहे आणि पुन्हा अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनवून बाबासाहेब 51% जनतेचा नेता झाला। कुणाला ही गोष्ट लक्षात आली? याच व्यवस्थेला जो संविधानाच्या विरोधी आहे काय केलं त्यांनी? बाबा साहब आंबेडकर सिर्फ एक जाति के नेता हो, सर्वसमावेशक न हो, इसलिए 1951 में जब आजाद हो गया था भारत, संविधान इंप्लीमेंट हो गया था, 1949 को उसे जनता के प्रति सौंप गया था, 26 जनवरी 1950 को उसका इंप्लीमेंटेशन हो गया था, तब इस देश में पहला अमेंडमेंट हुआ है। या देशात संविधानात पहिला अमेंडमेंट झाला जो सेक्युलरिज्मच्या विरोधातील अमेंडमेंट आहे। और बाबा साहब ने तब कहा था कि पहला छेद संविधान को मारा गया है, संविधान बदल की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है।
कारण स्वतंत्र होणाऱ्या भारतामध्ये मतदानाचा अधिकार सगळ्यांना दिला आणि बहुसंख्याक मतदार हा शेड्यूल कास्ट होतो, कारण 51% आहे, त्याच्यामध्ये मुसलमान ख्रिश्चन सर्व आहेत. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना राष्ट्रपतींना एक पॉवर दिला गेला आहे की जिथं कायदा बनवू शकत नाही तेव्हा ते 6 महिन्यासाठी अध्यादेश लागू करू शकतात. आणि राजेंद्र प्रसादानं 1951 मध्ये एक आदेश काढला की शेड्यूल कास्ट फक्त आणि फक्त हिंदू धर्म मानणाऱ्यासाठीच असेल. काउंटर रिव्हॉल्युशन असाच येत नाही, कारण 1935 मध्ये बाबासाहेबांनी घोषणा केली होती की मैं जहां पैदा हुआ हूं वहां मरूंगा नहीं. मग बाबासाहेब या पछड्यातून निघताच कामा नये. जसं हा रिझोल्युशन पास झाला, मुसलमान शेड्यूल कास्ट मधून मायनस झाले, ख्रिश्चन मायनस झाले, शीख मायनस झाले आणि बाबासाहेब फक्त हिंदूतील अस्पृश्यांचे नेते म्हणून राहिलेत. खेळी नीट ओळखा. तो बाबासाहेब यहाँ क्या खामोश रहे? बाबासाहेबांना हे सगळं कळत होतं. बाबासाहेब डरे नाही. 1935 मध्ये या देशामध्ये केवल मोटवानी नावाचा मोठा नेता हा काँग्रेसचा अध्यक्ष सुद्धा होता. 1935 मध्ये डॉक्टर केवल मोटवानीनं एक मोठा ग्रंथ काढला मौली साहेब. त्या ग्रंथाचं नाव आहे मनु की आदर्श संहिता. आणि तेव्हा तो म्हणतोय, काँग्रेसचा पदाधिकारी असताना तो म्हणतोय की भारत को नए संविधान की जरूरत नहीं है, ये संविधान तो हमारे पास में है. कसं युद्ध लढलं असेल बाबासाहेबांनी. आणि 1951 मध्ये संविधान लागू झालं 50 मध्ये आणि 1951 मध्ये पंढरपूरच्या रुक्मिणी मैदानामध्ये गिरीश शास्त्री आचार्य यांची जंगी जाहीर सभा होत आहे. 25,000ची सभा. गिरीश शास्त्री सुरुवात कसं करतो माहितीये का? तुम्हाला काय वाटतं? हे चॅलेंजेस 2014 पासून 2023 पर्यंत आता तुमच्या पुढ्यात आले. लूटमारी करण्याची सवय ज्या मुसलमानांना, ज्या दलितांना, ज्या आदिवासींना आणि तुकडा फेकल्यावर शेपटी हलवण्याची ज्या सवयी आहे त्याच्यातच मनुवाद आणि ब्राह्मणवाद विजयी आहे. सांगितलं ना, लात मारली नोकरीला बाबासाहेबांनी. जस्टिस निजामचा चीफ जस्टिस, ज्याच्या अधिकारात निजामची सगळी शासन यंत्रणा, न्याय व्यवस्था येते, एवढं मोठं पदाला लात मारलं, मंत्रिपदाला लात मारली, प्रोफेसरीला लात मारली, तेव्हा दोन महामानव बनला आणि संविधान लिहिण्याची ताकद त्या माणसामध्ये आली. काय युद्ध लढलं बाबासाहेबांनी? 1991 मध्ये गिरीश शास्त्री आपल्या सभेची सुरुवात पंढरपूरच्या रुक्मिणी मैदानात अशी करतायत, हमने सुना है कि इस देश में एक नया संविधान आया है. हमने सुना है इस देश में एक नया संविधान आया है, लेकिन यह संविधान हमें मंजूर ही नहीं है क्योंकि एक शूद्र ने लिखा है. क्योंकि ये एक शूद्र ने लिखा है. तो पत्रकार महोदय पूछते हैं बाद में कि गिरीश शास्त्री आचार्य, आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से मिले हो? नहीं मिले. कि आप बाबा साहब अंबेडकर जी के बुद्धिमत्ता के बारे में जानते हो? नहीं जानते. पत्रकार बोलते कि दुनिया के 17 बुद्धिवंतों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अव्वल नंबर है, आप जानते हो? गिरीश शास्त्री काय म्हणतो, रहने दो, लेकिन हम बाबा साहब अंबेडकर को ऐसा देखते हैं कि दूध कितना भी पवित्र हो, अगर वो नाली से आ जाए तो हमारे किसी काम का नहीं रहता. काय चॅलेंजेस आहेत या देशाच्या डेमोक्रेसी पुढे? काय चॅलेंजेस आहेत? 2014 पासून 2023 पर्यंत संपूर्ण भारताच्या बजेटचा 18% बजेट फक्त धार्मिक रिनोव्हेशन वरती वाटल्या गेला आणि शिक्षणाला फक्त 6%. काय चॅलेंजेस आहेत? संविधान असंच बदलत नाही. चोहीकडे धर्मांध वातावरण निर्माण करण्यासाठी धार्मिक संस्थानांना करोडो रुपयाची देणगी तुमच्या टॅक्सातली. असं आसान नाहीये हे केवळ संविधान बदलून घेतो, हात काट डालेगे वगैरे वगैरे. काय चाललंय या देशामध्ये? कोरोनाच्या काळामध्ये जी खेळी केल्या गेली त्याच्यावर बोलायला वेळ नाही, पण त्या एकट्या कोरोनानं ग्रामीण क्षेत्रातील 58% इकॉनॉमी संपवली. आता रिपोर्ट आली. आता टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये खूप मोठा रिव्ह्यू आलाय. ऍडव्होकेट चट्टसाहेब त्याचा अभ्यास करा, विनंती आहे माझी. काय आहे ते? या देशामध्ये सर्वात मोठा
टॅक्समधून येणारा पैसा रोड आणि पूल बांधण्यामध्ये खर्च केला आणि विकासाचा बागुलबोवा उभा केला. चौपदरी रोड, सिमेंट रोड. त्या रिपोर्टमध्ये प्रत्येक डाटा आणि एनालिसिसनं हे मांडण्यात आलं, या रोडनं, या पुलांनी ग्रामीण क्षेत्रातील 70% अर्थव्यवस्था संपवून टाकली. त्याचे कारण दिलेले आहेत की काल तुम्ही आणि मी त्या गावातनं गाडी नेत होतो, थांबत होतो, आम्ही तिथं पान खात होतो, चहा पित होतो, भजे खात होतो. आम्हाला पाहून 4 गाड्या पुन्हा थांबत होत्या, 4 गाड्याला पाहून 20 गाड्या पुन्हा थांबत होत्या. आता गाड्याच थांबत नाही. अनेक हॉटेल्स बंद झालेत, अनेक टपऱ्या बंद झालेत. जी इकॉनॉमी रूरलला चालवते ती संपली. बाबासाहेब का एक कोटेशन था, विकासामध्ये गरीब लोकांच्या मानवीय हितांचं लक्ष ठेवल्या गेलं नाही तर विकास नावाचा विभत्स राक्षस या गरिबांच्या छाताडावर नाचेल. इतनी आसान लड़ाई नहीं है. 2024 में वो जंग आने वाली है. बाबा साहब ने क्या क्या दिया है. वक्त का समय है, 10:30 बज गए. मैं समझता हूं कि समय खत्म हो गया है. आपण त्यांचा गैरफायदा घेतला नाही पाहिजे. म्हणजे प्रशासन तिथं बसला आहे तर चालू द्या. उद्या त्यांना मेमो दिलं तर हम बोलेंगे हम क्या करेंगे, आप इस तो बैठे थे. चालू देऊ. हा, तुमच्यावरून एक कथा आठवली बघा. कोणती माहिती का. गावातले लग्न असतात. एकेका दिवशी लग्न सराईमध्ये 6-6, 8-8 नवरदेव एकाच गावामध्ये, 10-10 नवरदेव. आणि त्या गावामध्ये पार्ट्या असतात बँडच्या 3 किंवा 4. मी एका वरातीमध्ये एका माणसाला पोंगा वाजवताना पाहिलं तहसीलदार साहेब. मला आठवलं की यार मी कुठंतरी पाहिलंय. मग मला आठवलं की मैं जो वडसा में घर बना रहा था वहां पर तो ये लेबर करके काम करने के लिए आया था मिट्टी गोटे का. मैंने उसको बुलाया, अबे इधर आ. बोले क्या सर. अबे तू तो मेरे यहाँ पे मिट्टी गोटे का काम कर रहा था और यहाँ मस्त पोंगा बजा रहा है तू. बोले सर असल में मैं वही काम करता हूँ. मैं बोला ये पोंगा इसका राजकारण है. बोले इसका राजकारण कैसे कह रहे. क्या है. बोले हमारे गांव में एक दिन में लगन सराई में 15-15, 20-20 नवरदेव आते और हमारे यहाँ पे पार्टियां है 4 इंच. गोंडपिंपरी मध्ये किती आहेत. भलता संदर्भ लावू नका. हमारे गांव में बैंड पार्टी है 4 इंच आणि 12-12, 13-13 नवरदेव रहते. तो बैंड पार्टी वाला क्या करता, सभी नवरदेवों से एडवांस लेता और बोलता कि तेरे बारात में मैं कम से कम 15 बजाने वाले भेज रहा हूं और इसके पास में ओरिजिनल 6 या 7 ही रहते. ये फिर लेबर मार्केट में आता. बोले और हमको पूछता खाली हो क्या. अब हम सोचते कि अगर लेबर के काम पे जाए तो सुबह 10 बजे तक, शाम को 5 बजे तक पसीना बहाने के बाद में 300, 350, 400 रुपए रोजी मिलेगी. ये 1000 रुपये देता. बोले हमको 1000 रुपये. तो हम इसके साथ में जाते. मैं बोला तेरे को बजाने को आता क्या. इस तो राजकारण है. हमको बजाने को नहीं आता. बोलो फिर कैसा. ये अपने रूम में ले जाता. बोले वहाँ हमको बिल्कुल बैंड मास्टर का ड्रेस पहनाता, टोपी देता और एक पोंगा हमारे मुंह में देता और इतना ही बोलता कि सिर्फ पोंगा मुंह में पकड़ के मुंह फुगा के रहने का. अबे मैं बोला लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है क्या तू बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है. उसके ओरिजिनल 6 लोग ऐसे बजाते बोले कि बारातियों को समझता इतनी कौन बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है. इसमें भी नो रिस्क वाली इसकी स्कीम रहती. बोले मैं बोला नो रिस्क वाली स्कीम कैसी. वो हमको जो पोंगा देता ना, बोले उसमें बजने वाली जो पिपरी रहती वो निकाल लेता कि गलती से मुंह की हवा निकली तो बोले फुस करके आवाज आए. बस जुड़ते का काही संदर्भ जुळवून घ्या. खूप मोठी लड़ाई है डेमोक्रेसीची. बहुत बड़ी जंग है डेमोक्रेसी की. और इसको अगर हम नहीं समझ पाए, इसको अगर जीत नहीं पाए तो हम पूरे नस्तनाबूद हो जाएंगे. ये बात आप ढंग से समझ लीजिए. बाबा साहब आंबेडकर संविधान समिति में चुन कर आए. क्या दुश्मनी है तुमसे बाबा साहब आंबेडकर की. आहे. तुमको क्या लगता है बाबा साहब आंबेडकर ने तुमको सिर्फ आजादी दी. नादानो, बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत सारी आजादियां छीन ली. ऐसे ही थोड़ी दुश्मन बनते बाबा साहब आंबेडकर. तुम क्या समझते हो स्वातंत्र, समता, न्याय, बंधुता वगैरह वगैरह सिर्फ तुमको दिया. बाबा साहब ने बहुत बड़ी आजादी भी छीन ली.
उठसूट कुणालाही गावाच्या बाहेर काढण्याचं स्वातंत्र्य जे धर्माच्या नावानं यांच्याकडे होतं ते हिसकावून घेतलं. धर्मपीठांना आदेश काढण्याचा जो अधिकार होता आर्टिकल 13 टाकून सगळे धर्म आदेश निरस्त करण्याची स्वतंत्रता बाबासाहेबांनी हिरावून टाकली. संस्थानिकांचे सगळे संस्थानिक आदेश आणि खलित हिसकावून टाकले. सीलिंग के कानून पे बाबा साहब ने बहस की और बाद में सीलिंग का कानून आया तो राजा महाराजा जमींदारों के पास में कारखानदारों के पास में जो करोड़ों करोड़ों जमीन थी वो सीलिंग के कानून के तहत जब्त हुई. ये बाबा साहब की पहल है. तो बाबा साहब क्यों नहीं इनके नजर में दुश्मन होंगे? जिसने बाबा साहब आंबेडकर को दुश्मन माना, क्यों? जन्मानं मिळणारे सगळे विषयाचे अधिकार हिसकून टाकले बाबासाहेब आंबेडकरांनी. तो एक व्यवस्था की दुश्मनी है बाबा साहब आंबेडकर से. तो बाबा साहब आंबेडकर संविधान समिति में न जाए इसके लिए पहल की गई. फिर भी बाबा साहब आंबेडकर को मंडल नाम के मंत्री भी थे, खासदार भी थे, उन्होंने चुनकर लाया. और जहां से चुनकर आए खुरेना इस चुनाव क्षेत्र से बाबा साहब चुनकर आए. नमोशूद्र मुस्लिम आदिवासी और ओबीसीओं ने चुनकर दिया बाबा साहब को और प्रचंड बहुमत से बाबा साहब चुनकर आए और संविधान समिति में आए बाबा साहब आंबेडकर. पहली सभा की, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ. हा विभाजन एकच रात्री झाला का? 2 साल से प्रारूप पे चर्चा चल रही थी आणि 14 ऑगस्ट 1947 ला जो पाकिस्तान बनला त्याची मान्यता 1.25 वर्षापूर्वी काँग्रेसच्या सगळ्या नेत्यांच्या स्वाक्षरीनुसार पूर्ण झालेली होती. आपल्याला मानणं बरोबर जमत नाही. अचानक नाही झालं. ते मुसलमान तंबू घेऊन उठले आणि त्यांना देऊन टाकलं. ये सांस्कृतिक लड़ाई, ये धार्मिक लड़ाई बाकायदा दोनों तरफ से मिले जुले लोगों ने खड़े की थी ताकि मजहब के नाम से एक विदर्भ इतना टुकड़ा धर्म के नाम से इस्लाम मानने वालों को ले दे दिया जाए तो बचा हुआ पूरा अखंड भारत हिंदू धर्म के नाम से हम अपने गले में डाल ले. ये ब्राह्मणवाद की चाल थी जो बाबा साहब आंबेडकर ने फेल कर दी. लेकिन जैसे ही बाबा साहब आंबेडकर चुनकर आए क्या बदमाशी की? बदमाशी ये की त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये, विभाजनाच्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये 2 महत्वाच्या अटी होत्या. एक, भारताच्या भूभागामध्ये, अखंड भूभागामध्ये 50% वरती जिथं हिंदू असतील तो भारतात भाग राहील आणि 50% वरती जिथं मुसलमान असतील तो पाकिस्तानात जाईल. बाबासाहेब आंबेडकर जिथून निवडून आले तिथं 63% हिंदू असताना ते दोन्ही भाग पाकिस्तानात देऊन टाकले. ओरिजिनल नकाशामध्ये ते भाग नाहीत, तो नंतर अमेंडमेंट करून तो भाग पाकिस्तानला देण्यात आला. का बरं? कारण बाबासाहेब अधिकृतपणे ज्या मसुदा समितीमध्ये निवडून आले होते, घटना समितीमध्ये, तिथं ते राहू नयेत. आणि तेच झालं. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पद गेला. बाबासाहेब आंबेडकरांना एकच पर्याय राहिला, कारण जिथून निवडून आले तो पाकिस्तानात गेला तर पाकिस्तानचं नागरिकत्व घ्या. मंडल बोले कोई पर्याय नहीं है सर, चलो पाकिस्तान. मंडल गेले ना पाकिस्तानात. बाबा साहब नहीं गिरे. बाबा साहब बोले कि जिस जमीन के लिए मैं लड़ रहा हूं, जिस स्वराज्य के लिए मैं लड़ रहा हूं, मैं वही मरूंगा लेकिन मैं भारत को छोड़ूंगा नहीं. एक पत्रकारानं विचारलं होतं प्रश्न, बहुत गहरा प्रश्न है कि बाबा साहब आंबेडकर, ये देखा जाता है कि आजादी के लड़ाई में आप सशस्त्र लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय उत्तर दिलं? त्या पत्रकाराला म्हणाले बाबासाहेब आंबेडकर, आप कह रहे हो आजादी के लड़ाई में, सशस्त्र लड़ाई में मैं नहीं हूं, तुम हमारे जमात के बारे में जानते ही नहीं हो. पत्रकाराला तो म्हणतात बाबासाहेब आंबेडकर, हमारे जाति के बारे में तुम जानते नहीं हो. अगर जानते होते तो ये सवाल नहीं करते. अरे जब हम सशस्त्र लड़ाई में उतरते हैं तो 500 योद्धा भी हमारे 25,000 को धूल चढ़ा देते हैं. तुमने धीरे कोरेगांव को भी समझा नहीं है. लेकिन बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं मैं सशस्त्र लड़ाई में नहीं उतरूंगा, क्योंकि यदि मेरा आदेश हुआ तो इस देश की गली गली से मेरा आदमी मिलेगा जो हथियार, मिलेगा जो पत्थर, मिलेगा जो डंडा, वो लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पड़ेगा. लेकिन मेरा सवाल ये है, अंग्रेज जाने के बाद में इस देश में क्या होगा? हमारा अस्तित्व और हमारी भागीदारी और हमारा प्रतिनिधित्व, मैं उस स्वराज के लिए लड़ रहा हूं. और केवल मेरा नहीं, इस देश के आदिवासियों का, ओबीसीओं का अस्तित्व क्या होगा, मैं इस बात के लिए लड़ रहा हूं. जानते हो ना पाटिल साहब, जानते हो ना मोहिते साहब, जानते हो ना ओबीसी के बंधु,
कि जब पंजाब राव देशमुख साहब रिजर्वेशन का कॉलम हो रहा था, बाबा साहब आंबेडकर जी से मिलने गए और कहे कि मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं कि पंजाब राव जी मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूं, कुछ लिख छोड़ा हूं, पढ़ लीजिए मसौदा। बाबा साहब आंबेडकर जब फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो देशमुख साहब की आंखें नम होती है और देशमुख साहब कहते हैं कि बाबा साहब मैं जो सोच कर आया था, मैं जो कहने के लिए आया था, वही तो तुमने पहले लिख छोड़ा है। मैं जो मांगने आया था वो ड्राफ्ट तो तुमने पहले ही बनाया है। क्या था वो ड्राफ्ट? ओबीसी आरक्षणाचा ड्राफ्ट होता है। और 1944 में बंबई में एक सभा हो रही है सर्व संगठनों की, सामाजिक संगठनों की। उस सामाजिक संगठन में बाबा साहब आंबेडकर वादा कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर स्पीचेस एंड राइटिंग के वॉल्यूम 13 में उसको पढ़ लीजिए। बाबा साहब आंबेडकर 1944 में, संविधान बाद में बनता है, क्या कह रहे हैं मेरे बाबा साहब आंबेडकर? ये कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, मेरे हाथ में अगर संविधान बनाने की या इस राष्ट्र के निर्माण की मुख्य धारा अगर आएगी तो मैं मेरे महार लोगों से पहले, हे शब्द आहे, कारण लोक विचारत होते की सर तुम्ही महाराजांचेच नेते आहात तर आम्हाला काही देणार का, की त्यांच्यासाठी करणार? तो 1944 में मौलवी साहब, बाबा साहब ये वादा कर रहे हैं कि जिस दिन मेरे पास में की पोस्ट आएगी और मुझे कुछ अधिकारों के बारे में लिखना होगा तो मेरी महार कौम बाद में, मैं पहले इस देश के ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में पहले लिखूंगा। आणि ते आश्वासन पूर्ण केलं। आधी 340, नंतर अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाचं 341, 342 कलम लिहिलं। ये बात आपने ढंग से समझ लेना चाहिए। फिर बाबा साहब आंबेडकर पाकिस्तान नहीं गए, मनमाड़ में सभा थी। तहसीलदार साहब मोटा सुंदर उदाहरण है। आप जैसे लोग रहते हैं तो हिम्मत रहता है, क्योंकि प्रशासन में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ जब संविधान की कसम खाते हैं तो उसी के लिए काम करे, तो ही डेमोक्रेसी टिकेगी। आप जैसे लोगों से ही डेमोक्रेसी टिकेगी। आखिरी उम्मीद हो आप, नहीं तो यहां पर तो संसद के पायरी का नमन करने के बाद में गांधी जी को मारा जाता है। गांधीच्या पाया पडला होता मैंने मारायच्या पूर्वी, म्हणजे जो जो पाया पडतो त्याची भीतीच वाटते। तो संविधानाच्या पाया पडल्यात तेव्हाच भीती वाटायला होती की हा काय करतं काय येडा, आणि केलंच। बाबा साहब आंबेडकर मनमाड़ में आते हैं। उसके पहले एक घटना बताता हूं। वेठीला अस्पृश्यांची परिषद होती। बाबा साहब आंबेडकर वेठीला पोहोचलेत आणि सोबत्यांना म्हणतायत की टांगा कुठे आहे, 3 कोसवर परिषद आहे, मी तुम्हाला आधीच पाठवलं होतं तयारी करा म्हणून। सहकारी म्हणतात की साहब क्या करे, हमने सब तैयारी की थी, रात में सवर्णों ने मीटिंग ली और कहा कि बाबा साहब को जो टांगे में ले जाएगा हम उनके टांगे तोड़ देंगे। कोई नहीं है साहब। वाट पाहत असताना एक टांगेवाला येतो आणि म्हणतो कि बाबा साहब बैठिए टांगे में। बाबा साहब टांगे में बैठिए, मैं आपको पहुंचाता हूं। बाबा साहब उसकी तरफ देखते और कहते नाम क्या है तुम्हारा? तो म्हणतो मेरा नाम इस्माईल है। क्रांती अशीच होत नसते, क्रांतीला अनेक लोकांचं योगदान असतो, पण या योगदानाला योग्य वाटा दाखवणारा नेता महान असतो। महात्मा ज्योतिबा फुलेंना घरातनं बाहेर काढलं होतं, शिक्षणाची दार अस्पृश्यांसाठी उघडली म्हणून। कोई मायका लाल आगे नहीं आया, वही फातिमा शेख और उस्मान शेख थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को कहे कि घर से निकले हो तो चिंता नहीं, हमारे घर में रहो। 1.5 साल तक महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई एक मुसलमान उस्मान शेख के घर में रहे, और पहली शाला महात्मा ज्योतिबा फुले की भीड़े के बाड़े में नहीं, उस्मान शेख के छपरी में खुली। बाबासाहेब आंबेडकर मनमाडला येतात, भाषणाला चालू होतात। बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधानातलं पद गेलेलं आहे, निर्मिती समितीतलं, कारण ते पाकिस्तानात गेलेलं आहे। ऐसे ही खड़े होते बाबा साहब आंबेडकर, कोर्ट में हाथ होता है। मीटिंग से पहले बाबा साहब से बहुत सारे लोग मिले हुए होते, उसमें मुस्लिम भी होते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नांदेड़ से सिख लोगों की टोली भी गई थी कि बाबा साहब आप संविधान समिती में नहीं, मेश्राम हो, रामटेके हो, शेख हो, अरे हे सगळं वाचून नीट मांडणी करा रे बाबा, फक्त आमचा बाबासाहेब म्हणून। जो बाबासाहेब डेमोक्रेसीचा वारसदार आहे त्याला छोटा करू नका। शिखांची टोळी बाबासाहेबांकडे गेली होती, मुसलमानांचे मौलाना बाबासाहेबांकडे गेले होते कि बाबा साहब आप संविधान समिति में नहीं हो तो कैसा बनेगा संविधान और ये आजादी का क्या होगा। क्या कह रहे बाबा साहब आंबेडकर? कोर्ट के खीसे में हाथ है और बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं डरना नहीं, घबराना नहीं मेरे बच्चों, डरना नहीं,
इस देश की आजादी मेरी कोट के खिसे में है. याला म्हणतात राजनैतिक विश्वास, याला म्हणतात की खुद के कदमों पे बुलंदी का एहसास, याला म्हणतात राजनैतिक प्रामाणिकता. निक्षून सांगतायत आजादी मेरे कोट के खिसे में है. भाषण संपल्यानंतर इंग्लंडला जातात. 6 महीने बाबा साहब इंग्लैंड में रहते हैं. 6 महीने के बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का लेटर पंडित नेहरू को आता है और उस लेटर में लिखा होता है, पंडित नेहरू जब तक बाबा साहब आंबेडकर जी को संविधान समिति में नहीं लेते तब तक तुम्हारी आजादी सस्पेंडेड. तुमचं स्वातंत्र्य निलंबित करण्यात येत आहे. वाचल्याबरोबर लटालटा तर कापले सगळे. आणि बाबासाहेब म्हणले, हे बाबा तुम्ही या वापस भारतामध्ये. बाबासाहेब भारतात बाहेर आले, भारतात आले आणि मग त्या ब्रिटिश प्रधानमंत्र्याच्या दबावाखाली नवे. बाबा साहब की बुद्धिमत्ता इतनी थी कि 1937 के आसपास, एग्जैक्टली साल गड़बड़ हो सकती है, पहला अर्थतंत्र कमजोर हो रहा था इंग्लैंड में, तो अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो आयोग बनाया गया, भारत में कोई भी माई का लाल उनको दिखा नहीं कि इस आयोग में लेने के लिए. एक ही माई का लाल उस आयोग में था इंग्लैंड के, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री करके था. एवढं सोपं नाही आहे डॉक्टर आंबेडकर समजून घेणं आणि वाचणं. बाबा साहेब आंबेडकर वापस आते हैं और पंडित नेहरू जयकर की जो जगह खाली हुई थी उस जगह से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को चुनकर लाते हैं बिन विरोध. और बाबा साहब आंबेडकर संविधान समिति में आते हैं, मसौदा समिति में आते हैं. और मसौदा समिति में आने के बाद बाबा साहब 1947 से पहले 1949 26 जनवरी 1951 को संविधान जब स्थापित होता है उसी वक्त सारी पुरातन व्यवस्थाएं खत्म हो जाती है. झगड़ा डेमोक्रेसी की व्यवस्था का पुरातन व्यवस्था से है. पुरातन व्यवस्था चातुर्वर्ण को मानती है, डेमोक्रेसी समानता को मानती है. पुरातन व्यवस्था जाति व्यवस्था को मानती है. डेमोक्रेसी जो बाबा साहब की है वो समानता के नागरिकत्व को मानती है. अरे गांधीजी भांडताना बाबासाहेब बोलले, तो शेवटचा मुद्दा सांगतो आणि रजा घेतो, मला मातृभूमी नाही. आमचा प्रश्न आहे, मुसलमाना तुला मातृभूमी होती? जेव्हा बाबासाहेब गांधींना म्हणतायत मला मातृभूमी नाही, आदिवासींना या मंचावरून प्रश्न विचारतो, तुला मातृभूमी होती का? जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतायत महात्मा गांधींना की मला मातृभूमी नाही, तेव्हा कोंडी माडी तेली धनगर सगळ्यांना मी विचारतो, तुम्हाला मातृभूमी होती का? मातृभूमीचा संबंध कुठे आहे? लीगली संबंध कुठे आहे? अमित शहा आणि मोदीजींनी एक खलिता काढला NRC CAA, तर सगळे धावायला लागले की माझे नागरिकत्वाची कागद कुठे आहे. मग बाबासाहेब आठवला, मग मुसलमानांनाही आठवला, त्या आसामच्या सगळ्या आदिवासी जमातींना आठवला, सगळ्यांना आठवला. बाबासाहेब आंबेडकर कसा आठवला कि हम नागरिक कब बने, हमें नागरिकता कब मिली, ये तब बाबा साहब का संविधान पढ़ने के लिए शुरू किए. तब तक आपको बाबा साहब नहीं दिखाता. बाबा साहेब आंबेडकर म्हणतायत की महात्मा गांधीजी मुझे मातृभूमी नहीं है, तेव्हा या देशातील 89% लोकांना मातृभूमी नव्हती. बस शेवटचा मुद्दा सांगतो, 89% लोकांना मातृभूमी नव्हती. कशी नव्हती? 1947 पूर्वी निवडणूक लढविण्याचा, मतदान करण्याचा फक्त 11% लोकांना अधिकार होता है. आज सोपं आहे ना, 400 रुपये 500 रुपये बंपर चिवडा हे ते. ज्या मतदानाला लावारिस करून टाकलं तुम्ही, त्या मतदानाचा अधिकारच तुम्हाला नव्हता. 11% लोकांना फक्त मतदानाचा अधिकार होता 1947 पूर्वी. मतदानाचा अधिकार म्हणजेच मातृभूमीचा अधिकार. मग कुणी दिली रे तुम्हाला मातृभूमी? मग कुणी भारत नावाचा देश तुम्हाला दिला? मग कुणी भारत नावाचं नागरिकत्व देऊन या देशाचं मालकत्व दिलं? अरे भारत नावाची मातृभूमी देणारा एकमात्र नेता, मतदानाचा अधिकार देऊन ते प्रदान करणारा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. एवढं बोलतो आणि आपली रजा घेतो. जी मांडणी मी केली ती माझ्या पुस्तक, आज जी पुस्तक प्रकाशित झाली त्याच्यात बाबासाहेबांचा हा सगळा प्रारूप मी मांडलेला आहे.
माझी 40 पुस्तकं आहेत. बघा, एका खेडेगावातून निघालेला मुसलमानाचा पोर फुलेशाहू आंबेडकर वाचतो आणि 40 पुस्तकांचा मालक होतो. एवढं हे खतरनाक रसायन आहे. ती पुस्तकं इथं उपलब्ध आहेत. मला वाटतं 900 रुपयाला काहीतरी आहे, पण इथं 500 रुपयाला माझी माई देणार आहे. ते तुम्ही घ्यावं आणि चळवळीला मदत करावी अशी विनंती करतो. आपली रजा घेतो. जय भारत, जय संविधान, जय भीम. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार.